हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक आदमखोर का तीसरा भाग। आखिर क्या भेद छुपा है इस खोपड़ी पर लिखी भाषा में। गुरु खनुआ ने जो कहा है, क्या वही इस पर भी लिखा होगा। इस वक्त रात के 12 बजे हैं। मैं 2 घंटे पहले अपने साथियों से अलग हुई थी और उससे भी 2 घंटे पहले यानी ठीक 8 बजे हमने पहले तिलिस्म में प्रवेश किया था। यानी कल रात 8 बजे गुरु खनुबा के लिए 24 घंटे पूरे हो जाएंगे और अभी 20 घंटे बाकी हैं। पता नहीं वे लोग शेष खोपड़ियों को प्राप्त करने में कितना वक्त लगाएंगे। नहीं, केवल सोचते रहकर मैं समय नहीं बिता सकती। वक्त बिताने के लिए मैं कोई बुक पढ़ सकती हूँ। नहीं, ये नहीं। द ब्रेन। हाँ, ये ठीक है। खोपड़ी की भाषा पढ़ने में इस किताब से मदद मिलेगी। ये आवाज कैसी है? ये क्या उस अलमारी के पीछे कोई गुप्त रास्ता है? पर यह रास्ता खुला कैसे? गुप्त द्वार बंद हो गया? यह किताब उस रास्ते के ताले की चाबी है जिसे खिसकाने पर गुप्त द्वार खुल जाता है। प्रोफेसर विक्रांत को ऐसा रास्ता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ओह नहीं, उफ, ये तो ये नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल। लगता है तिलिस्मी खोपड़ी मिलने से पहले ही हमारी खोपड़ी व कंकाल भी इन कंकालों में शामिल हो जाएंगे। गॉड, मैंने तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। चिंता ना करो, यहाँ से निकलकर सबसे पहला काम तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का करना। हाँ, अगर निकल सके तो जरूर निकलोगे, क्योंकि अब मैं उस सिर को हासिल कर लूंगा। लेकिन पहले फालतू की भीड़ हटा दूं और यह काम मेरे विस्पो सत आसानी से पूरा कर देंगे। नागराज, इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्योंकि यही देगा मुझे वो सर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये क्या कर रहे हो नागराज? तुम्हें इसका सिर चाहिए या मेरा? आ! आ! काट दी। नागराज ने मेरी खोपड़ी काट दी। बिना खोपड़ी के अब कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। आए या विभव, यही है वो खोपड़ी जो हमें चाहिए थी। ओह, इन सबके अंजर पंजर ढीले पड़ गए, यानी तिलिस्म टूट गया। गुरु खनुबा की कहानी के मुताबिक वो 4 योद्धा थे, जिनमें से एक था बाहुबली, जो युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग न करके अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। बस शैली की ये बात याद आते ही मुझे लगा कि निशस्त्र योद्धा के धड़ पर ही है बाहुबली का सर। 2 खोपड़ियां हमने प्राप्त कर ली हैं। हमें चौथी खोपड़ी वाले स्थान पर चलना चाहिए। पता नहीं अर्पित और मधुर तीसरे योद्धा के सिर को प्राप्त कर पाए हैं या नहीं। मधुर, मैं इससे निपटता हूं, तुम खोपड़ी ढूंढो। उफ, ये तो जरा सी चूक होने पर ही काट डालेगा। कॉलेज में जूडो की प्रैक्टिस आज यहाँ काम आ रही है। कड़ाक। उफ, इन खोपड़ियों में उस योद्धा की खोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। टनाक। इसकी शक्ति का सामना करना मेरे वश में नहीं। मधुर, जल्दी करो, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। यहाँ तो सैकड़ों खोपड़ियां हैं। जूडो में बचाव के लिए पैतरे दिखाने पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है, और आज मुझे इससे अपना बचाव ही करना है। कड़ाक। लेकिन इसका अंत किए बिना हमें वो खोपड़ी मिल भी जाती है तो ये ले जाने नहीं देगा, और इसको मारना असंभव लग रहा है। नागराज ने कहा था वो हमारे साथ भी रहेगा। कहाँ है नागराज? सर साय अग्निका भकाक। मेरा चेहरा। तो नागराज इस तरह से हमारे साथ है। जब तुम्हें जरूरत होगी नागराज की मदद तुम्हें हासिल हो जाएगी। अरे कहां जा रही हो? मदद की जरूरत तो अब है। मधुर, भागो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो दिखाई दे रहा था शैली के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल था। ओह माय गॉड, ये सब यहाँ खड़े हो पाना दूभर है। ये वही दिमाग होने चाहिए पिछले दिनों जिनके आदमखोर द्वारा खाए जाने की चर्चाएं फैली हुई हैं। मुझे अर्पित इत्यादि को ये सारी बातें बतानी होंगी। ओह शिट, मगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। पता नहीं वे सब किस स्थिति में हैं। अब मेरा पाँव कुछ ठीक है, मुझे प्रोफेसर से मिलना होगा। यहाँ दूर दूर तक टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। प्रोफेसर विक्रांत का घर। मैंने उन्हें इसलिए पुलिस की कैद से भगाकर अपने फार्म हाउस भेजा ताकि पुलिस उन्हें ही कसूरवार समझती रहे, हमारी और किसी का ध्यान न जाए और हमारा काम गुपचुप ढंग से चलता रहे। प्रोफेसर विक्रांत किससे बातें कर रहे हैं? मगर तुमने उन सबको अपने उसी फार्म हाउस में क्या सोच के भेज दिया जहां चेतना द्रव और सड़े दिमाग पड़े हैं, और वहां वो अति मस्तिष्क भी रखा है जिसे बनाने में हम असफल रहे। घबराइए नहीं पिताजी, उन्हें तहखाने का पता नहीं लगेगा। वह अति गुप्त तहखाना है। लेकिन अगर तुम इस मशीन को पहले ही यहाँ ले आते तो लोगों को मार कर उनके दिमाग इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूं। जीप पर काबू रखिए पिताजी। ओह, हमारी न्यूरो मशीन भी इसने ही चुराई थी। क्या यही है वो आदमखोर? चेतना द्रव्य निर्माण का जो काम मैं 400 साल पहले नहीं कर पाया था, वो अब तुम्हारी मदद से करना चाहता हूँ। 400 साल पहले मुझे लगभग मार ही डाला गया था, मगर मैं जिंदा बच गया था। गुरु खनुबा ने गद्दारी की थी, राज्य तबाह हो गया था।
मेरी आदमखोर सेना भी नष्ट हो गई थी। चेतना द्रव्य बनाने का यंत्र भी नष्ट हो गया था। क्या करता? छुपा रहा। खाना बदोशों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा, क्योंकि एक स्थान पर अधिक समय तक रहकर आदमखोरी नहीं कर सकता था। बिना मानव मांस के तो मेरा जिंदा रहना ही असंभव था। सभ्य समाज में एक युवती से विवाह किया, एक बेटा भी हुआ, पर एक रात जब कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो मैं अपनी पत्नी को मारकर खा गया। क्या करता? बड़ी भूख लगी थी, मगर बदकिस्मती से कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया। उम्र कैद हो गई। काल कोठरी में मानव मांस के बिना मैं विचित्र सा हो गया। मुझे पागल खाने भेज दिया गया। यह जगह जेल से बेहतर है। क्या? वहां मैंने सबकी निगाहों से छुपकर सिद्धियां प्राप्त करनी शुरू की। फिर एक दिन अपनी सिद्धियों के बल पर मैंने तुम्हें पागल खाने बुलाया। पिताजी, आपने आपके निर्देशानुसार मैं विशैली की खोपड़ी ले आया हूं और उस पर खुद ही भाषा को भी समझ चुका हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा चेतना द्रव्य भी हो सकता है जो इंसान की उम्र का बढ़ना रोक दे सॉरी, और उसके समस्त शारीरिक विकार एवं रोगों को दूर कर दे। हैरान कर देने वाली बात तो उस अति मानस मस्तिष्क का निर्माण है जो वेडिंगो जैसे महाशैतान को भी जीवित कर दे। हमारा आधुनिक विज्ञान भी आज तक एक कृत्रिम मस्तिष्क नहीं बना पाया। हाँ बेटा, वो आज तक नहीं हुआ। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब मैं बनाऊंगा अति मानस दिमाग, यानी सुपर ब्रेन, जो सारी दुनिया में मेरी काबिलियत की धाक जमा देगा। हा 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 हा। मैं उसी रात पागल खाने से भाग निकला, मगर हम अति मानस मस्तिष्क बनाने में असफल रहे। फिर तुम्हारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के रूप में आशा की नई किरण दिखाई दी और हमने वो मशीन चुरा ली। ये दोनों एक भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका शिकार हम चारों हुए, और अब खतरे में है पूरी दुनिया। मुझे जल्दी से जल्दी 32 माइल स्टोर पहुंचना होगा। मौत मधुर और अर्पित से मिलने को तैयार थी। उफ, ये हुआ कैसे? एकाएक सभी से समुद्री डाकुओं के रूप में जिंदा कैसे हो गए? लेकिन अब बाहर एक भी खोपड़ी नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ इस केबिन में कहीं पर होना चाहिए। वो रहा। ये चारों ओर से बंद है। ये खुलेगी कैसे? काक! समुद्री डाकू केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टनाक! उनसे पहले मुझे शीशे को तोड़ना पड़ेगा। अरे ये तो टूटा ही नहीं। टनाक टनाक! तब तक तो ये शैतान केबिन में घुस जाएंगे। अलमारी तभी खुलेगी जब इसके तिलिस्म का कोड डिकोड होगा। ओह, ये क्या? चाबी? यहीं कहीं एक चाबी होनी चाहिए मधुर। कैसी चाबी? चाबी का क्या करोगे? और तुम्हें कैसे पता कि चाबी है? शायद मैंने चाबी ढूंढ ली। कहां? झूमर, ये रही वो चाबी। लेकिन इस चाबी का क्या करोगे? वहां अलमारी में की होल कहां है? काक! दरवाजा टूट गया। अब हम नहीं बचेंगे। मारो, काटो! बचेंगे। यदि इस खोपड़ी को हासिल कर लेंगे तो जरूर बचेंगे। यहां है की होल। देखो, चाबी की होल में चली गई और घूम भी गई। कमाल है, मुझे तो अभी भी की होल दिखाई नहीं दे रहा। मारो, काटो! जल्दी करो अर्पित, खोपड़ी बाहर निकाल लो। खोपड़ी हाथ में लेते ही सक्सेस! चाबी और की होल का अनुमान तुमने कैसे लगाया? इस आईने से। थोड़ा पीछे हटकर आईने की ओर देखो, तुम्हें वहां की होल दिखाई पड़ रहा है ना? मगर ये की होल तो सामने रखी उस अलमारी का है। यही तो गुप्त संकेत था। पहले तो मैं भी कुछ नहीं समझा था, लेकिन अचानक ही मेरी निगाह जब आईने में दिखते की होल के प्रतिबिंब पर गई तो ये विचार मन में कौंधा कि हो ना हो खोपड़ी वाली अलमारी का की होल उसी जगह पर होना चाहिए जहां प्रतिबिंब बन रहा है, और जब की होल था तो फिर चाबी भी होनी चाहिए थी। ओह, ये क्या हो रहा है? खोपड़ी हमें प्राप्त हो गई है। अब शायद तिलिस्म हमें यहां से बाहर फेंक रहा है। अपने हाथों में थमी खोपड़ी को छुपाओ। अब हमें चलना चाहिए। अगली खोपड़ी हमें मिलेगी लौह स्तंभ पर। राजा मज्जल ने इस लौह स्तंभ को बनवाया था, जो युद्ध में उसकी जीत का प्रतीक चिन्ह भी है। इस स्तंभ के टॉप पर एक खोपड़ी को स्थापित किया गया है। मुझे लगता है ये खोपड़ी असल खोपड़ी की डमी है। उसे छूने पर ही खुलेगा तिलिस्म, और उसे हम में से ही एक स्पर्श कर सकता है। मैं ही करता हूं ये कोशिश। स्क्रिश! ओह, तुम ठीक तो हो ना अर्पित? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। नागराज, तिलिस्म शुरू हो गया। हा 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 हा। आ! ये क्या? इस बार डमी खोपड़ी को स्पर्श करने से पूर्व तिलिस्म कैसे शुरू हो गया? यहां हमें तिलिस्म की आखिरी खोपड़ी मिलनी है। शायद ये उस तिलिस्म पर प्रवेश से पूर्व का तिलिस्म है। मगर अर्पित, तुम इस तिलिस्म से दूर रहना। थैंक यू नागराज। मुझे लगता है लौह स्तंभ के सिर को स्पर्श करने के लिए भी हमें एक तिलिस्म से होकर गुजरना होगा। वो तिलिस्म क्या होगा? थैंक यू नागराज, तुमने मेरी हड्डियां टूटने से बचा ली।
वो तिलिस्म यही है, हमारे अंगों की अदला बदली। नागराज, तुम्हारे बाजू मेरे बाजुओं से अदला बदली हो गए और तुम्हारा सिर मेरे सिर से। उफ, ये कैसा तिलिस्म है? लौ स्तंभ पर फिट शस्त्र की टमी खोपड़ी को केवल मैं या विभव ही स्पर्श करके तिलिस्म को खोल सकते हैं। तो फिर जल्दी करो, लौ स्तंभ पर चढ़ो। स्तंभ पर चढ़कर ही खोपड़ी को स्पर्श किया जा सकता है, अन्यथा वो पहले की तरह फिर से प्रहार करेगी। मैं नागफनी सर्पों को लौ स्तंभ पर लिपटने को कहता हूं, जल्दी करो। नागफनी सर्प तुम्हारी कलाई से बाहर नहीं आ रहा है विभव। नागफनी सर्प मेरे कहने से ही सक्रिय होंगे। नागफनी सर्पों, बाहर निकलो। तुम्हारी कोशिश भी असफल हो गई, क्योंकि नागफनी सर्पों का मस्तिष्क संपर्क केवल मेरे मस्तिष्क से है। जब तक मेरा शरीर मेरे ही धड़ पर नहीं होगा तब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? ये खोपड़ी केवल योद्धा वंश के लोगों के स्पर्श पर ही तिलिस्म का रास्ता खोलेगी। मैं योद्धा वंश का नहीं हूं, किंतु मेरा धड़ विभव का है, अतः खोपड़ी के स्पर्श के साथ ही तिलिस्म का रास्ता खुल जाना चाहिए। मगर ये क्या, खोपड़ी को स्पर्श करने के बाद भी तिलिस्म क्यों नहीं खुल रहा? गुरु खनुबा का दिया समय समाप्त होने में कुछ ही समय शेष है। यदि ये खोपड़ी हम प्राप्त नहीं कर पाए तो शेष खोपड़ियां अब हमारे हाथ से जाती रहेंगी। 32 माइलस्टोन, समय सीमा पूरे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। क्या वो चारों वापस आ पाएंगे भी या नहीं? ओह, ये नागराज के साथ कैसे? शैली इनके साथ नजर नहीं आ रही। आ गए तुम लोग? मुझे लगा तुम तिलिस्म नहीं तोड़ पाए होगे। लाओ, वो चारों खोपड़ियां मुझे दे दो। मगर हमारे पास तो 3 खोपड़ियां हैं, चौथी खोपड़ी शैली के पास है, वो भी पहुंचती ही होगी। ठहरो, उसे खोपड़ी मत देना। मैं इसे पहचान चुकी हूं, वो शैतान है। उसका नाम राजा आदम्बू है, जो 400 सालों से जिंदा है। यह प्रोफेसर विक्रांत का पिता है और यही आदमखोर भी है। हमारी मशीन भी प्रोफेसर विक्रांत ने चुराई थी। इसने गुरु बनकर हमें झूठी कहानी सुनाई है। असली कहानी क्या है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। 400 साल पूर्व क्रूर खप्परों के राजा आदम्बू और उसकी खूंखार खप्पर सेना का भयंकर आतंक मचा था। हम आज तक कोई युद्ध नहीं हारे। आदम्बू आतंक मचाता राजा विकराल की सीमा पर आ पहुंचा। राजा विकराल ने आदम्बू की खूंखार सेना के बारे में सुन रखा था। उनके पास ताकत है, ताकत से अभिमान पैदा होता है और अभिमान बुद्धि को नष्ट कर देता है। राजा विकराल ने आदम्बू और उसकी सेना से भयानक टक्कर ली। युद्ध कई माह तक चला। क्रूर खप्परों की रसद खत्म हो गई। कई हफ्तों से वो भूखे प्यासे ही लड़ रहे थे। अब हिम्मत जवाब दे चुकी थी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव, कस्बा या कबीला नहीं जहां से भोजन का प्रबंध किया जा सके। राजा विकराल ने जानबूझकर युद्ध के लिए ऐसा ही स्थान चुना है, मगर रसद की कमी से कोई जान नहीं जाएगी। इन्हें चील कौओं का भोजन मत समझो। युद्ध भूमि में बिखरे पड़े ये शव अब हमारी रसद है। महाराज, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? एक भूखा इंसान इंसान को नहीं खा सकता है, लेकिन विजय का भूखा योद्धा खा सकता है इंसान को भी। उस लड़ाई में राजा विकराल पराजित हो गया। महान आदम्बू, इनकी रसद का क्या करें? अब ये हमारी रसद नहीं, इन्हें जला दो। अब ये जिंदा पकड़े गए सैनिक हमारी रसद हैं। राजा आदम्बू और उसकी सेना बन चुकी थी आदमखोर। वो इंसानों को मारकर खाने लगे, लेकिन गुरु खनुबा के निर्देशानुसार वो उन शवों के सिर काटकर उन्हें सौंप देते थे। ये सिर स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे केवल इनका मस्तिष्क नष्ट करना है। मस्तिष्क खाना निषिद्ध है, क्योंकि मस्तिष्क खाने से मस्तिष्क में मौजूद अवगुण व विकार हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। किंतु राजा आदम्बू को एक दिन उन कटे सिरों की हकीकत पता चल गई। कटे सिरों के दिमाग से चेतना द्रव्य और फिर उस द्रव्य से तैयार होगा यह अति मानस मस्तिष्क, जो वेडिंगो को जिंदा कर देगा। ओह, तो आप कई सालों से मूर्छित पड़े कबीलों के रक्षक वेडिंगो को जिंदा करने के लिए उसका मस्तिष्क बना रहे हैं, जो एक शाप के कारण नष्ट हो गया था। तुम गलत समझ रहे हो। मैं वेडिंगो को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अभी तो कबीले की रक्षा के लिए जीवित करना चाहता था। गलत। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी शक्ति बढ़ जाए और कबीले के राजा आप बन जाएं, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सीरीज के कॉमिक विशेषांक आदमखोर के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।